अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम वेक्टर एडिशन को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो भी इसी टॉपिक पर बनाई थी। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर उसे देखें, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की थी उसको हम इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो में। तो जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं या कितने भी वेक्टर्स को ऐड करते हैं, तो ग्राफिकली उनको ऐड करने का तरीका ये होता है कि हम एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से ज्वाइन करते हैं, और फिर अगर उसके अलावा दूसरे के अलावा कोई तीसरा वेक्टर होता है तो उसकी टेल को जो दूसरा वेक्टर है उसकी हेड से ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से हम ज्वाइन करते जाते हैं, और फिर आखिर के अंदर जब हमें रिजल्टेंट ऑब्टेन करना होता है तो जो पहला वेक्टर होता है उसकी टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देते हैं। तो जो लाइन हमारे पास आती है वो एक रिजल्टेंट वेक्टर होता है। उसका मतलब ये होता है कि अगर हम इन सारे वेक्टर को रिप्लेस कर दें इस लाइन से, इस वेक्टर से, तो वो भी वही काम करेगा जो ये सारे कंबाइनली मिल के कर रहे थे, या उसे हम वेक्टर एडिशन कहते हैं। वो उन सब का कंबाइंड इफेक्ट होता है। लेकिन अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, और इनके दरमियान कोई ना कोई एंगल है, 0 डिग्री नहीं है ना 180 डिग्री है, कोई ना कोई और एंगल इन दोनों के दरमियान है। तो जब हम ऐसा करते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इनको हेड टू टेल ज्वाइन करते हैं, और रिजल्टेंट ऑब्टेन करने के लिए हम जो पहला वेक्टर है उसकी टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करते हैं, हेड टू हेड। तो हम ऐसा करने के बाद हमें जो शेप ऑब्टेन होती है वो एक ट्रायंगल ऑब्टेन होता है। तो अब ग्राफिकली तो हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर दो वेक्टर्स हों हमारे पास, उनको जब हम ग्राफिकली ऐड करते हैं तो जो शेप हमारे पास आती है वो ट्रायंगल होता है। तो अगर हम ट्रायंगल की स्टडी करें और ट्रायंगल के साइड्स को अगर हम इस तरीके से स्टडी करें कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप देखें कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ट्रायंगल की दो साइड्स हैं और रिजल्टेंट भी ट्रायंगल की तीसरी साइड है। लेकिन अब इस वेक्टर एडिशन के अंदर हमारे पास केस ये है कि दो साइड्स तो हमें मालूम है, क्योंकि जिन वेक्टर्स को हमने ऐड करना होता है उनका मैग्नीट्यूड हमें मालूम होता है और उनका एंगल भी मालूम होता है। जब उनका एंगल किसी एक फिक्स्ड रेफरेंस से मालूम होता है तो उनका आपस का एंगल भी हमें मालूम होता है। तो इनका आपस का एंगल और इन दो साइड्स का मैग्नीट्यूड हमें मालूम है। तो हम एक स्टडी करते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि एक ट्राइंगल जो है उसके दो साइड्स हमें मालूम हो और दोनों साइड्स के दरमियान का एंगल हमें मालूम हो, तो क्या हम तीसरी साइड मालूम कर सकते हैं? तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान या दो लाइनों के दरमियान, असल में हम ये ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये अप्लाई हो रही है वेक्टर एडिशन के अंदर इसका। तो जब हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान या दो लाइनों के दरमियान 90 डिग्री होता है और उन लाइनों को हम ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला हमने पाइथागोरस थ्योरम जो हमने सीखा था कि उससे हम उसका रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं या तीसरी साइड मालूम कर सकते हैं। लेकिन वो फॉर्मूला सिर्फ 90 डिग्री के लिए वैलिड था, उसको हम सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकते थे जब दो वेक्टर्स या दो लाइनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। लेकिन दो लाइनों के दरमियान ट्राइंगल तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एंगल 90 डिग्री ना हो, या जो हमने मालूम करना है इन दोनों के दरमियान एंगल ये 90 डिग्री नहीं, कुछ भी कोई भी एंगल हो सकता है, तो वो फार्मूला तब इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं, कोई ना कोई फार्मूला ऐसा ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं कि जब हमें ट्राइंगल की दो साइड्स मिली होंगी और हम तीसरी साइड जो कि अननोन होगी जिसे हम रिजल्टेंट कहेंगे वो मालूम कर सकें। तो अब हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि जब भी दो लाइनों के दरमियान 90 डिग्री होता है और उनकी टिप्स को हम ज्वाइन करते हैं, मतलब एक ट्राइंगल बनाते हैं, तो हमें जो उसका फार्मूला है वो हमें पता है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला हमें पता है। तो उस फार्मूले को, उस इंफॉर्मेशन को क्या हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम देखते हैं। आप देखें कि ये वेक्टर है, इसकी लेंथ है a और इसकी लेंथ है b और ये रिजल्टेंट है। अब ये लाइन जो a है और ये b है और ये r है। अब हम एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि जो बिल्कुल यहाँ से शुरू होगी इन दोनों के ज्वाइनिंग पॉइंट से और B पर आके इस तरीके से गिरेगी कि जो B है उसके और इस लाइन के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो। जब उस लाइन के और B के इस बेस के दरमियान 90 डिग्री होगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमने 90 डिग्री की लाइन ही क्यों नीचे ड्रॉ की है। तो जब ये लाइन नीचे ड्रॉ होगी तो ये जो B लाइन है ये दो हिस्सों में बट जाएगी। जो हिस्सा इस तरफ बच जाएगा एंगल के उसे हम x कहेंगे, और जो हिस्सा इस तरफ बच जाएगा वो, क्योंकि ये वाला हिस्सा x है तो इसे हम b माइनस एक्स कह देंगे। मतलब अगर ये x है, ये पूरा b था, तो ये वाला हिस्सा जो बच गया वो b माइनस एक्स है।
अब देखें जब हमने 90 डिग्री नीचे खींचा, ड्रॉ किया, तो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन गए। अब ये जो एक ट्रायंगल है इसके अंदर आर भी आ रहा है, मतलब ये वाली लाइन और इस लाइन को इस्तेमाल करके, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है ये वाला, अगर हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो वो वैलिड होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप देखें ये एक परपेंडिकुलर है और ये इसकी बेस हो गई, तो हम इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने ये इस वजह से लगाया क्योंकि ये जो दोनों साइड्स हैं, एक साइड h और दूसरी साइड b माइनस एक्स, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों टिप्स आपस में ज्वाइन हुई हैं, तो इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम हमने ये अप्लाई किया है। अब आप देखें कि जब हम इस फॉर्मूले को खोलते हैं b माइनस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये इसी तरह है जिस तरीके से a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास आता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो x और h है हमारे पास, हम देखते हैं क्या हम इसको एक ही टर्म में लिख सकते हैं, क्या पाइथागोरस थ्योरम को ही इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे। लेकिन हम देखते हैं क्या कि ये जो h है इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता, ये पता नहीं क्या है, और ये x है इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता कि ये पता नहीं क्या है। लेकिन पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर सामने वाली जो एक साइड है, सामने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, तो ये जो एंगल होता है इसके ऊपर जो लाइन होती है इसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो इसके कंपोनेंट्स हैं, और अगर मैं ये वाला थीटा, ये जो एंगल है इसका a और b के दरमियान एंगल है। अब अगर मैं ऐसा करता हूं कि a cos थीटा, तो a cos थीटा करने से मुझे x मिल जाएगा। a cos थीटा करने से मुझे x इस वजह से मिलेगा क्योंकि आप देखें कि ये सीधी लाइन मैंने ड्रॉ की नीचे, तो ये जो यहाँ तक आएगा ये a का x कंपोनेंट होगा। ये a का x कंपोनेंट मतलब x एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो मिल जाएगा। और a sin थीटा करने से मुझे a का y कंपोनेंट मिल जाएगा, और a का y कंपोनेंट क्या है, वो ये h है। मतलब हम और साइन थीटास, डिफरेंट थीटास के ऊपर साइन और कॉस की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखी होती है, तो ये हमारे काम आएगी। तो ये अब हमारे काम आने लगी है इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए। तो आप देखें, अब हमें पता चल गया, ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की है कि ये किस तरीके से है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें। आप देखें कि h इज इक्वल टू a साइन थीटा और x इज इक्वल टू a कोस थीटा। अब अगर हम x और h की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, तो ये देखें h स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस 2b। अब x की जगह हमने a कॉस थीटा रखा है और x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रखा है। अब आप देखें कि हमने इसको रीअरेंज किया है कि ये जो a स्क्वायर, दोनों जो a स्क्वायर वाली टर्म्स थी उनको एक साथ रखा, उसके बाद हमने इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, और प्लस b स्क्वायर, आप इसको देखें, खुद भी देखें कि किस तरीके से हुआ है, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब जब हमने साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, जब a को कॉमन लिया तो हमारे पास जो बचा है अंदर ब्रैकेट के अंदर, वो बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर आप साइन की जगह परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस पुट करें, और वैसे आपको ये याद भी होना चाहिए, याद भी होगा, लेकिन ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। अगर आपको नहीं पता तो इस तरीके से कि साइन की जगह आप परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस पुट करते हैं और कॉस की जगह बेस अपन हाइपोटेन्यूस, फिर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आपको 1 मिलता है। तो अब इसकी जगह जब हम 1 रखते हैं तो हमें ये मिलता है कि a स्क्वायर अब 1 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब देखें इस फॉर्मूले के अंदर क्या कि कौन सी चीज़ें हैं। इस फॉर्मूले के अंदर एक a है, एक b है, फिर से a है, फिर से b है, और एक थीटा है, वो ये वाला थीटा है जो a और b के दरमियान है। और हमें मालूम क्या हो रहा है, आर स्क्वायर, मतलब इसका रेडिकल करेंगे तो r मालूम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक साइड और दूसरी साइड और उन दोनों के दरमियान का एंगल इस्तेमाल करते हुए तीसरी साइड मालूम कर सकते हैं ट्रायंगल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो वेक्टर्स होंगे और उनके दरमियान कोई ना कोई एंगल होगा 0 डिग्री या 180 डिग्री के अलावा, तो जब हम उनको ऐड करेंगे एक ट्रायंगल बनेगा। एक ट्रायंगल की एक साइड अननोन होगी तो उसे हम इस फॉर्मूले से मालूम कर सकेंगे, और इसे कोसाइन का फॉर्मूला कहते हैं, कोसाइन लॉ इसे कहते हैं। अब ये हमेशा कोसाइन लॉ यही होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। कहीं कहीं आपने ये भी दिखा होगा
कि इसका फार्मूला इस तरीके से होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हम इसका जो सही इस्तेमाल है उसको हम डिस्कस करेंगे कि इसको सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं और प्लस क्यों लग जाता है, और बहुत सारी वेक्टर एडिशन के बारे में और भी हम बहुत कुछ जानेंगे और इनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। और इसकी बनिस्बत एक आसान तरीका भी है वेक्टर्स को ऐड करने का, जिसे हम कहते हैं कि रिजॉल्व करके वेक्टर्स को ऐड करना कंपोनेंट्स के अंदर। वो इस वजह से आसान है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करना आसान है, उसका फार्मूला आसान है। और अब देखें कि cos थीटा जो है यहाँ पर, अब इस थीटे की आप डिफरेंट वैल्यूज़ रख के आप मालूम कर सकते हैं कि कब जो है वो किसी दो वेक्टर्स के दरमियान कौन सा थीटा होता है तो क्या रिजल्ट आता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे दो वेक्टर्स जो हैं उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री है तो cos जो थीटा होता है, यहाँ पर हम cos थीटा यहाँ पर 0 डिग्री पुट करते हैं तो 1 आता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जवाब ये आता है जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो हम उनको अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से भी आप प्रूव कर सकते हैं। वैसे भी आप देखें कि जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा तो वो उनकी लेंथ ऐड हो जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि ये एक वेक्टर है a, ये एक वेक्टर है b, अगर हम कंसीडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट है, तो हम हेड टू टेल ज्वाइन क्यों करते हैं, तो आप देखें कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने ये वाला डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फिर ये वाला कवर किया। अब अगर फाइनल जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर है वो इतना होगा जो हमने रिजल्टेंट ये मालूम किया। या अगर ये फोर्स है, ए वेक्टर एक फोर्स है, बी वेक्टर भी एक फोर्स है, तो रिजल्टेंट जो है वो इस तरह कैसे है, तो आप इस तरीके से फर्ज करें कि बी जो थी फोर्स वो इस डायरेक्शन में लग रही थी, बिल्कुल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ए फोर्स ने क्या किया, जब वो उसके साथ ऐड हुई तो उसने क्या किया, अब देखें ए फोर्स इस तरीके से है कि उसका कोई ना कोई कंपोनेंट वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी है और कोई ना कोई कंपोनेंट उसका इस डायरेक्शन में भी है, माइनस एक्स की डायरेक्शन में। तो उसने इसके ऊपर किस तरीके से असर डाला कि उसने इसकी डायरेक्शन जो है, पहले ये सिर्फ एक्स जो बी था सिर्फ एक्स एक्सिस की जानिब जा रहा था, लेकिन जब उसके अंदर ए ऐड हुआ तो उसने थोड़ा सा उसको वाई एक्सिस की जानिब टिल्ट कर दिया और थोड़ा सा जो उसका एक्स कंपोनेंट था वो माइनस कर दिया। तो इस तरीके से आपको इनको देखना होता है। आप ज़रूर इस वीडियो को दोबारा भी सुनिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो। और इस तरीके से हम इसको अगर ड्राइव ना भी करते इस पूरे फार्मूले को, तो हमें इसको सिर्फ मैं आपको अगर ये बता देता कि अगर दो साइड्स गिवन होती हैं और तीसरी साइड इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन सिर्फ एक सेटिस्फिकेशन के लिए मैंने इसको ड्राइव किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आगे इसको डिस्कस करेंगे।